हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद मी। आयशा एवन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों और पसंद आ रही हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि यहाँ पर एनसीईआरटी जो है पूरा एक चैप्टर एक वीडियो में समझा दिया जाता है। ओके, सो आज मैं आपके सामने 8th क्लास का अतीत भाग 3rd का चैप्टर नंबर लेकर आई हूँ 3। ओके, तो ये हमारा अभी जो अतीत भाग 1 में हमारा 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए, 6 में 11 चैप्टर हुए हैं, 7th में 10th हुए हैं, अब 8th में भी 10 चैप्टर है। ओके, 8th में भी 10 चैप्टर है। ओके, तो यस, अब मैं आपके सामने शुरू करती हूँ ये चैप्टर हमारा कि ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना। ओके, ग्रामीण यानी कि दो तरीका होता है, कॉलोनीज़ दो सोसाइटीज़ में होती है, एक शहरी और ग्रामीण, है ना। ग्रामीण, तो ग्रामीण में क्या होता है, देखो ग्रामीण जो होता है, ग्रामीण जो हमारी सभ्यता, ग्रामीण जो इलाके होते हैं उनसे ही हम बाद में शहर की ओर पलायन करते हैं। ओके, तो पहला जो बेसिक है, तो पहले तो गांव के बारे में सीखना होगा ना हमें कि किस तरीके से हमारा गांव में राजपाट, किस तरीके से सरकारी काम वगैरह कैसे सक्सेसफुल होते हैं। कोई भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जब सरकार कोई भी पॉलिसी बनाती है तो उसमें सबसे पहले ग्राम पंचायत पे अप्लाई करके देखती है। ग्राम पंचायत पे अगर वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाती है तभी वो पॉलिसी सफल मानी जाती है। ओके, तो ये देखते हैं, देखिए पिक्चर देखिए आप अच्छे से। यस, देख ली। अब ये कह रहे हैं 1765 में रॉबर्ट क्लाइव, हमने इससे पहले मैंने आपको सारे जो हमारे वायसराय बने हैं वो, और जो हमारे भारत ब्रिटिश पे, क्योंकि 1707 के बाद औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद कब्ज़ा हो गया था ब्रिटिश का, है ना। पीडीएफ बताया था मैंने, पीडीईएफ का तरीका बताया था मैंने, है ना, कि किस तरीके से पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड वाले और फ्रांसीसी यहाँ पर आए थे। और उसके बाद आप देखिए कि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुग़ल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए, तो ये मुग़ल बादशाह हैं और ये कौन है, रॉबर्ट क्लाइव, ये क्या कर रहे हैं, इनसे दीवानी। अब दीवानी क्या होती है ये मैं आपको चैप्टर के बीच में बताऊंगी। ओके, तो ये देखिए कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि ये घटना मुट्ठी भर अंग्रेज और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, है ना। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। तंबू मतलब रियल में ये जो है छोटी मोटी छोटे से उसमें दिखाया गया, लेकिन आप देख सकते हो ये एक पीछे पूरा महल दिख रहा है ना, दिखाया गया। ये चित्र उस चित्रकार ने बनाया जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेज़ों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्च को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे ये ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरतों की चीज़ें खरीदी बेचती रहे, है ना। तो कंपनी को मिल गई है दीवानी। अब ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है अंग्रेज़ों के लिए, तो उन्होंने अपने चित्रकार से कहा कि इसको अच्छा करके बना के दिखाओ, है ना।
आगे आता है कि समय के साथ कंपनी को ये भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना है जो गांव देहात में पहले शासन कर चुके हैं और उनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो ज़रूरी ही था, लेकिन वह उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। भाई अगर मान लो कोई गांव का मुखिया है तो मुखिया को ही जनता अपना जो मेन है पहले उसको ही मानेगी सब कुछ, है ना। बाकी लोगों को तो नहीं मानेगी। जैसे सपोज बाहर से कोई शासन करने वाला है तो उसके लिए तो वो नया ही है ना। गांव के लोग जल्दी से दूसरे लोगों पे विश्वास भी नहीं करते हैं, तो इसीलिए उनको ख़त्म भी नहीं किया जा सकता। ये काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी जो है ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाती है। भाई गांव के लोग जो है जल्दी से अपनों पे विश्वास करते हैं, तो उनको अपने अंडर लाना किस तरीके से एक चुनौती थी अंग्रेज़ों के सामने। आय के संसाधन कैसे जुटाएं, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए जाएं और मन माफिक फसलों की खेती कैसे कराएं। तो उनको अपनी खेती कैसे करवानी है ये कंपनी जो है किस तरीके से करेगी, ये उनके सामने एक चुनौती भरा सवाल है। अब कंपनी की जो है आमदनी मतलब पैसा क्या कहाँ से आएगा कंपनी को, तो कंपनी दीवान तो बन गई लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसे आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशम कपड़ा खरीद। इसी तरह 5 साल के भीतर बंगाल में काफ़ी कंपनी द्वारा जो खरीदे जाने वाली चीज़ें था उनका मूल्य दुगना हो गया अचानक से। 1865 में पहले कंपनी ब्रिटेन में से सोना और चांदी का आयात करती थी, आयात माने आना, और फिर इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी, है ना। लेकिन अब बंगाल में जो इकट्ठा होने वाला पैसे से ही वो निर्यात करने लगी चीज़ें। मतलब पहले सोना आता था फिर उससे सामान खरीदा जाता था, अब कंपनी यहीं पे जो ले रही है कर 2 गुना करके पैसे उसी से सामान खरीद रही है ना। तो जल्द ही ये जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ों को जबरन बेचना पड़ रहा था। किसान अपना लगान नहीं चुका रहे थे, है ना। कारीगर उत्पादन जो है उनका गिरता जा रहा था और खेती तो बिल्कुल ही चौपट हो गई थी, उसकी दिशा बढ़ ही नहीं रही थी, है ना। तो आगे क्या होता है अभी मैं इसको दिखाऊंगी। कह रहा था कि 1707 में पड़े अकाल ने बंगाल के 1 करोड़ लोगों की मौत की नींद सुला दिया। मतलब उसमें अकाल पड़ा था भूखमरी का और 1 करोड़ लोग उसमें मर गए। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। 1/3 का मतलब होता है ये 4 हिस्से हैं, तो समझ लो ये पूरा हिस्सा चला गया। 1/3 सॉरी 3 होगा हिस्सा, 3 हिस्से होंगे इस तरीके से, तो ये पूरा एक हिस्सा चला गया। ओके हाँ, तो ऊपर दिखाती हूँ मैं, ये देखो ये क्या है ये देखते हैं हम। कह रहा है बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट माने बाजार लगना। ओके तो यहाँ पर ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ें बेचने और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाज़ारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाज़ारों पर बहुत बुरा असर पड़ा था। अब आते हैं कि खेती में सुधार की ज़रूरत। तो क्योंकि देखो यहाँ पे फसल अच्छी होती थी, पैदावार अच्छी थी, मौसम अच्छा था, क्लाइमेट सब तरीके से अच्छा था, इसी वजह से अंग्रेज़, लेकिन हमें क्या था नॉलेज नहीं थी कि किस तरीके से अच्छी फसल को उगाया जाए। तो जो अंग्रेज़ थे उनको इस बात की नॉलेज थी कि उनको अगर थोड़ा बहुत सिखा बता दिया जाए तो ये लोग अच्छी पैदावार कर देंगे। ओके तो यही अब हुआ कि खेती में सुधार। देखो ये आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल थे।
ठीक है, ये तो है कॉर्नवालिस, ध्यान से देख लो इनको। कह रहे हैं खेती में सुधार की ज़रूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? नहीं, वो तो करेगी ना कुछ इंतज़ाम। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना ज़रूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता है, इस पर 2 दशकों तक बहस चली। यानी आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त के समय कौन था? कॉर्नवालिस। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तुलकदारों के जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उसकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। इसका मतलब ये था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाता। अंग्रेज़ों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को ज़मीन के में जो सुधार है उसके लिए खर्च को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए ज़मींदार उन्हें उत्पादन बढ़ाने में ही वो कहते थे कि इसमें तुम्हारा फ़ायदा है, अपना उत्पादन बढ़ाओ। ठीक है। हाँ, तो समस्या क्या थी? समस्या ये थी, मगर स्थायी बंदोबस्त में भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी जो जमींदार ज़मीन में सुधार के लिए खर्च नहीं कर रहे थे, असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज़्यादा था कि उसे चुकाने में जो जमींदार को भारी परेशानी हो रही थी। तो परेशानी हो रही थी, जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो रहा था उसकी जिम्मेदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाज़ार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे जो है खेती का विस्तार होने लगा। विस्तार मतलब आगे तक बढ़ने लगी। इससे ज़मींदारों की आमदनी तो सुधार में आया, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि भाई अगर कोई कर्ज़े में डूबा हो तो पहले अपना कर्ज़ा बाद में उतारेगा, पहले अपने घर में खाएगा, है ना। तो कह रहे हैं कि जो सुधार नहीं आया, कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी, अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन ज़मींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से तो कुछ बंदोबस्त की शुरुआत सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश के खतरा उठाए जो है भाई। आधे तो स्टार्टिंग में चले गए जब उन्होंने राजस्व बढ़ाया, और आधे जो है बाद में जो रह गए वो थोड़े दिनों बाद ख़त्म हो गए, है ना। जब तक ज़मींदार किसान को ज़मीन देकर उसे लगान वसूलते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ जो था, गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। दमनकारी मतलब अपनी अपनी चलाना। किसानों को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उनका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से जो है कर्ज लेना पड़ता था। महाजन मतलब जो गांव में जो जिसके पास ज़्यादा पैसा है, वो जो लाला टाइप होते हैं, पैसे उधार देते हैं, उस पे पैसे लेते हैं, एक्स्ट्रा ब्याज टाइप, है ना। मगर वे लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। पुश्तैनी मतलब जो उसके बाकी आने वाली पुश्तों ने दी थी उन्हें। ये मैं बाद में पढ़ूंगी, पहले मैं ऊपर पढ़ देती हूँ, कुछ रह गया है। कह रहे बंगाल के रियायतों पर कोलब्रुक का कथन। बंगाल बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे, वे औरों के पट्टे पर ज़मीन देते थे। पट्टे का मतलब होता है, मैं इस पट्टे का मतलब बता देती हूँ। पट्टे का मतलब होता है हमने ये तुम्हें ज़मीन दी है, इस पे तुम थोड़े टाइम के लिए काम करो, ठीक है, उस पे काम करो, लेकिन इस पे जो भी तुम पैदा करोगे, है ना, उसका तुम मान लो 4 हिस्से कर रहे हो तो 2 हिस्से हमें दोगे, 1 हिस्सा लगान दोगे, 1 हिस्सा तुम रखोगे। ये होता है एक पट्टा। एक तो उसी पे जो
पट्टे में, मतलब जो आप उसी पे खेती करो उसी में करो, या फिर आप इस ज़मीन को थोड़े टाइम के लिए हमारे से पैसों से ख़रीद लो, जो भी आपने कमाया करना है जो भी करना है वो इसको आप खुद ही रखो। 2 तरीके होते हैं, ठीक है। एक पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये। तो यहाँ पे कह रहा है बंगाल के बहुत सारे गांव में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे, वे औरों को पट्टे पर ज़मीन दे देते थे और उनसे भारी लगान वसूला करते थे। तो वो क्या करते थे, उनसे पैसा लेते थे। 1860 में जो है H.T. कोलब्रुक ने इस काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की कि बटाई की भारी शर्तें और मवेशियों, बीजों, आजीविका व कर्जों के बदले बेगारी से में दबे काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने का को पूरा जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते थे। ना ही उन्हें अपनी हालत सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई दे रही थी। भाई जितना उनको कमाते उससे ज़्यादा तो वो चला जाता था और कर्जे में आ जाते थे। ऊपर से बीज, मवेशी सुरक्षा और उसकी खेती बाड़ी देखभाल समय ये सब भी जाता था, लेकिन कुछ भी उन्हें नहीं बच पाता था। ओके, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोलब्रुक बंगाल के उन पट्टेदारों की स्थिति पर इतने चिंतित हैं? पिछले पन्ने को पढ़कर संभावित कारण बताएं। तो ये हो गया, ठीक है। ओके, अब आते हैं अपने क्या एक नई व्यवस्था। अब आते हैं टॉमस मुनरो। ये आते हैं टॉमस मुनरो और इन्होंने क्या करा देखते हैं। पहले कौन आए थे, कॉर्नवालिस, उनने बंदोबस्त व्यवस्था बताई है। अब आते हैं टॉमस मुनरो और ये क्या बताते हैं कि बंगाल का गवर्नर टॉमस मुनरो 1819 से 26 तक एक नई व्यवस्था लेकर आए कि 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना ज़रूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती तो वे स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत, इन इलाकों को ज़्यादा हिस्से उत्तर प्रदेश में हैं, के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज़ ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारत समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाना रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया और ज़मीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या समूह महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसे समय समय पर संशोधन की जो है गुजारिश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। तो अब ये क्या करा गया, थोड़े बदलाव कर रहे हैं इसमें। देखो, इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। पहले क्या था, स्थायी बंदोबस्त, जो कि कॉर्नवालिस ने किया। और ये कौन है, मैकेंजी, और इन्होंने क्या करी है, इन्होंने नया तरीका अपनाया, इन्होंने जड़ पकड़ ली है ना, कि भाई अगर हम गांव के मुखिया को ही बना देंगे सब सारोदार मुदार और ये एक विश्वास का पात्र भी होगा गांव के लोगों का, तो इसको उन्होंने नाम दिया महालवारी बंदोबस्त का नाम इन्होंने दिया। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि भाई मुनरो व्यवस्था, ठीक है, कौन है मुनरो, टॉमस मुनरो, ये इनका सरनेम ले लेते हैं, टॉमस मुनरो। ओके, तो ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवारी या रैयतवार है ना का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्ध के बाद कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाके में इस व्यवस्था को आजमाना भी देख लिया। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। व्यवस्था का मतलब होता है एक तरीका, फसल को किस तरीके से करना है, राजस्व को किस तरीके से लेना है ना। रीड और मुनरो है ना को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे,
इसलिए उनका ये तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों यानी रैयत से ही बंदोबस्त करना चाहिए। जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती कर रहे हैं उन्हें राजस्व आकलन से पहले उन्हें खेती का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, है ना। तो थॉमस मुनरो जो है थोड़ा किसानों के बारे में सॉफ्ट थे। कोई भी इतना वैसे तो सॉफ्ट नहीं था, लेकिन फिर भी इनका साइड थोड़ा सॉफ्ट था। ओके। तो कल्पना कीजिए कि आप कंपनी के प्रतिनिधि की हैसियत से कंपनी शासन के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों की दिशा पर एक रिपोर्ट इंग्लैंड भेज रहे हैं। तो आप रिपोर्ट में क्या लिखोगे, ये आपको कल्पना का क्वेश्चन है। ओके। तो अब आते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं था। जैसे कि देखिए कि नई व्यवस्था लागू करने के महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व जो है रख दिए थे। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे और जो है गांव से भाग रहे थे। बहुत सारे गांव रेत, है ना, बहुत सारे जो क्षेत्रों थे वो गांव में वीरान हो गए। आशावादी अफसरों को उम्मीद था कि उनकी इसकी व्यवस्था से जो उद्यमशील जो किसान होंगे वो मालिक बन जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि भाई कर बहुत ज़्यादा था। अब आते हैं कि यूरोप के लिए फसलें। यूरोप के लिए जो फसलें हैं वो कह रहे हैं अंग्रेज़ों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाकों में न केवल राजस्व प्रदान कर सकते थे बल्कि वे यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से भी सही फसल भी पैदा की जा सकती थी। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर दिया। इसके बाद 150 साल तक अंग्रेज़ देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते थे। बंगाल में जो है पटसन के लिए, असम में चाय के लिए, संयुक्त प्रांत में उत्तर प्रदेश में गन्ने के लिए, गेहूं में पंजाब में गेहूं के लिए, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास के लिए और मद्रास में चावल के लिए अंग्रेज़ जो है उनको कहते थे ये उगाओ, है ना। अब ये कैसे किया गया कि अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरतों की फसलों को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। अब इन तरीकों में से कुछ जो है ऐसे हैं कि उत्पादन की एक ही पद्धति को अच्छी तरह से समझें। देखो जैसे कि क्या रंगाई का भी कोई इतिहास है? हाँ, रंगाई का भी इतिहास है। रंगाई का ये इतिहास है कि आप देखोगे ये है चित्र 5। पहले मैं ये पढ़ देती हूँ, फिर देखो चित्र भी देख लो आप थोड़ा सा। बस कह रहे हैं कि एक कलमकारी छापा 20वीं सदी में ये भारत है ना। और कह रहा है ये मॉरिस कॉटन छापा ये 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड का है। तो आप साफ देख सकते हो कि इसमें ज़्यादा सफाई दिख रही है। इसमें ये कलमकारी छापा अलग है और ये कॉटन छापा अलग है, ये दोनों। अब इनके बारे में आप ये देखो, कह रहे हैं सूती कपड़ों के छापे को 2 तस्वीरें दी गई हैं। बाईं तरफ 5वीं तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापा दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का प्रयोग किया गया है। इसे आमतौर पर नीला कहा जाता है। क्या आप कह सकते हैं कि ये रंग किस तरह पैदा किया गया है? ये नील उगाकर पैदा किया गया। इन छापों में आपको जो नील दिखाई दे रहा है वह नील के नाम के एक पौधे से प्राप्त होता है ना। इस बात को काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापे में इस्तेमाल किया गया नील और भारत में उगने वाले नील के पौधे में से ही तैयार किया गया है। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा उत्पादक जो है स्रोत था। भारत में नील की खेती के लिए देखो क्या थी कि भारतीय नील की मांग क्यों थी। नील के पौधे का मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक उष्णकटिबंधीय इलाके मतलब जैसे ये पूरी दुनिया है। अब ये जो है हमारा नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, इसके बीच में कर्क रेखा है ना। अब इसके बाद आपकी यहाँ पर आपकी ये बेल्ट होती है उष्णकटिबंधीय की, है ना। अब जब मैं ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ाऊंगी, अभी मैं हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, बस मैं आपको रफली समझा रही हूँ, है ना। कर्क रेखा है और कर्क रेखा के बाद ऊपर हमारा
ऊपर हमारा यहाँ ये जो बेल्ट है हमारी, ये वाली, ये हमारी गर्म होती है, गर्म है क्योंकि सूरज से डायरेक्ट इस पे किरण पड़ती है ना। यहाँ पे तो कम ही पड़ेगी, यहाँ पे तो कम ही पड़ेगी, तो यहाँ पे ज़्यादा किरण पड़ती है, इसलिए यही जो है हमारा उष्णकटिबंधीय इलाका हो जाता है। और भारत जो है, भारत को अगर आप देखो तो भारत की जो पोजीशन है वो आप देखो अगर, तो भारत की पोजीशन यहाँ पर इस बेल्ट में पड़ जाती है ना। तो या इसी वजह से यहाँ पर ये नील की खेती हो जाती है अच्छे से। तो उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोप बाज़ारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए भारतीय यूरोपीय उत्पादक जो है वो बैंगनी और नीले रंग के लिए जो बोर्ड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। बोर्ड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था, और इटली, दक्षिण फ्रांस, जर्मन, ब्रिटेन के कई हिस्सों में ये पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के बोर्ड उत्पादकों ने उसकी अपनी सरकार पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें, मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी जो सरकार है उस पर राजी कर लिया। कैरिबियाई जो द्वीप समूह हैं वहाँ स्थित जो है डोमिनियन ने फ्रांसीसी जो ब्राज़ील है में पुर्तगाल और जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे जो है भागों में नील के बागान जो है सामने आने लगे, है ना। 18वीं सदी के आखिर तक भारतीय जो है नील की मांग बढ़ गई और ब्रिटेन में औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई। औद्योगिकरण माने फैक्ट्रीज वगैरह लगनी शुरू हो गई, और उनके पास कपास में जो है काफ़ी इजाफा हो यानी बढ़ गया। अब जब कपड़ा रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी, तब नील की मांग इसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का जो उत्पादक था वो आधा रह गया। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की जो है तलाश कर रहे थे। ये है नील कहाँ से मिल सकता है, ये वो सोच रहे थे, है ना। अब उन्हें दिखा कि हाँ भाई भारत जो है नील के लिए ज़रूर बन गया है ज़रूरी। अब भारत की ओर कुछ करेंगे सब लोग। विशाल बागान क्या होता है कि ऊपर कुछ देखते हो, रह तो नहीं गया है, नहीं, ठीक है। अब है बागान की एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाते थे। काफ़ी, गन्ना और चाय, तंबाकू, कपास आदि ये सब जो है इनका जिक्र जो है बागानों में किया जाता है। ओके, अब कह रहे हैं भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो क्या करा, भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते को ढूंढने लगी, है ना। तो देखो ये क्या है, ये मैं पढ़ देती हूँ कि ये बोल रहे हैं, पहले आप इस चित्र को देख लो अच्छे से, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये कह रहा है सेंट डोमिनियन ने गुलामों की बगावत अगस्त 1791 जनवरी स्कूदोल्स्की का चित्र कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियन समूह द्वीप में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिनियन ने नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए और अपने जो धनी मालिक को मार डाला। 1792 में जो हुआ, फ्रांस में अपने उपनिवेशों में दास प्रथा जो है समाप्त कर दी, और इस घटना की वजह से कैरिबियन जो द्वीप समूह हैं, नील की खेती जो है वहाँ पर ठप हो गई। जब भी तो भारत की ओर कुछ हुआ।
तो 18वीं जो सदी है, 18वीं सदी में आखिर तक दशकों में बंगाल में नील की जो है खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाली नील दुनिया के बाजारों में छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था और 1810 तक ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार कंपनी के अफसरों और व्यावसायिक एजेंडों के उत्पादनों में व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में जो पैसे लगने लगे, समय बीतने के साथ साथ कंपनी के बहुत सारे जो अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पे ध्यान देने के लिए नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे जो लोग थे वो भारत आए। उन्होंने नील के बागान लगा लिए, जिसके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उसने कंपनी और नए बैंकों से जो है कर्ज भी ले लिया कि भाई वो नील उगाएंगे, है ना। नील की खेती कैसे होती थी, है ना। तो कैसे होती थी कि नील की खेती को दो मुख्य तरीके हैं, निज और रियायती। निज खेती की व्यवस्था में बंगाल मालिक खुद अपनी नील जमीन पे जो है नील का उत्पादन करते थे, निज में, है ना। यानी खुद, हम निज नाम से ही पता चल रहा है कि खुद ही करेगा, है ना। या तो वे जमीन खरीद लेते थे या दूसरों को जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। निज खेती की जो है समस्या क्या होती है कि निज खेती में बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्र फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। वहाँ छोटे मोटे खेत उन्हें हाथ लग पड़ते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीन वे कहाँ से मिल सकती थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए और उन्हें वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे इसके टकराव में और तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों का इंतज़ाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागानों के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी और मजदूरों की ज़रूरत जो होती थी वो सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसानों को धान की खेती में व्यस्त रहते थे। बड़े पैमाने पर निज के लिए बहुत सारे जो है हल बैलों की भी ज़रूरत होती थी। ऐसा भी 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो वे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ेगी और हलों की खरीदने और उसको रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों को हल नहीं मिल सकते थे और उन्हें अपने लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों की ज़रूरत होती थी उस समय किसानों को हल बैल भी चावल की खेती में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल बड़े पैमाने पर हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील के पैदावार 25% से भी कम जमीन पर जो है आती थी। बाकी जमीन रेती व्यवस्था के अंतर्गत आती थी, है ना। अब बीघा क्या होता है, देखो मैं ऊपर एक रियती होता है और निज होता है। तो निज मैंने आपको समझ दिया, नील की खेती निज में आती थी, जो खुद करते थे वो, है ना। गुलाम क्या होता है कि एक व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती, इससे अपने मालिक के लिए काम करना पड़ता है ना। अब दूसरा क्या होता है कि बीघा क्या होता है। बीघा का मतलब ये होता है कि ज़मीन का एक ऐसा ज़मीन की एक माप होता है बीघा। ब्रिटिश शासन से पहले बीघा का आकार अलग होता था। बंगाल में जो है अंग्रेज़ों का इसका क्षेत्रफल करीब एक तिहाई एकड़ तय कर दिया गया था। अब देखो नील जो रेत की, मैंने ऊपर क्या निज समझाया, अब रेत समझो। रेतों की जो जमीन पर नील की खेती, रेत व्यवस्था के तहत बागान मालिक रेतों के साथ एक अनुबंधन यानी सट्टा करते थे कि कई बार वे गांव के मुखिया को भी रेत की तरफ समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तावेज कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कामकाज पर कम ब्याज दरों पर बागान मालिकों से नकद कर्ज मिल जाता था। कर्ज लेने वाले रेत अपने कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराता था, जबकि मिट्टी को तैयार करने और बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था।
जब कटाई के बाद फसल मालिकों को सौंप दी जाती थी और रेत का नया कर्ज मिल मिल जाता था। और वही चक्र दोबारा जो है अभी मैं ये पढ़ाऊंगी कैसे होता है, दोबारा शुरू हो जाता था, है ना। जो किसान पहले इन कर्ज को बहुत ज़्यादा आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि ये व्यवस्था उतनी ही कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती है उन्हें बहुत कम थी। कर्ज का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता था। समस्या और भी बगान मालिक चाहते थे कि किसान जो है अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ साथ परेशानी ये थी कि उनकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और ये वह मिट्टी को सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वे धान की खेती के लिए नहीं की जा सकती थी। तो नील की जहाँ पे भी फसल उगाई जाती है तो नील क्या करता है, नील उस जगह को ख़राब कर देता है, फिर वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें नहीं उग पाती, उसे 2-3 साल के लिए छोड़ना पड़ता है। अब ये देखते हैं अपना कि ये क्या है। ये देखो 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए, है ना, ये रहा नील। अब ये है भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांश पुरुष ही करते थे, ये देखो। अब खेती में जो है खेतों में फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधे का गट्ठर, ये है सब लोग नील के जो है पौधे कटाई जो हुई है यहाँ पर ऊपर, इसके बाद इसको बांध के यहाँ लाया जा रहा है। अब इसके बाद देखो आप कि नील का उत्पादन कैसे होता है। ये देखो पहले आप ये देख लो, ये मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे देखो पौधे से जो गट्ठर हैं वो ला के रख दिए जाएंगे और उसके बाद इनसे नील निकाला जाएगा, है ना। और ये है किड़वन होद, यहाँ पे होद, इसमें नील निकाला जाता है और निकाल के इसमें रखा जाता है। ओके, देखो ये है वीटर वाट। अब के पहले आप ये देखो, समझते रहना, मैं समझाती रहूँगी एक एक। कह रहे नील की खेती के पास स्थित नील का एक कारखाना विलियम स्पेंस का चित्र 1883 में नील का जो है, देखो जो चित्र 11 आपको दिख रहा है, नील के पौधों को होद तक औरतें ढोकर लाती थी, है ना। औरतें यहाँ पे देखो होदों में पहले रखा जाता था। पहले मैं पढ़ देती हूँ, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे उगाया जाता था नील। नील जो है गांव आमतौर पर बगान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्तर वेटर हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंगने के लिए 3 या 4 कुंडों की ज़रूरत होती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम था कि नील के पौधे से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। इस हौद को किड़वन या स्पीटर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किड़वन हो जाते थे तो द्रव में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव को एक और हौद में छान दिया जाता था। दूसरे हौद पहले हौद से ठीक नीचे होता था। दूसरे हौद में क्या करा जाता था कि वीटर बाट में घोल को लगातार हिलाया जाता था और पेंडलों से खंगाला जाता था। जब ये द्रव हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाल दिया जाता था और धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थीं और ऊपर साफ द्रव निकल जाता था। द्रव को छानकर अलग कर लिया जाता था, द्रव माने जो पानी होता था नील का, और नीचे जमी नील की गाद यानी नील की लुगदी को दूसरे कुंड यानी निथार कर कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उन्हें निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। ये देखो आप, है ना। अब ये कौन है, ये देखो, ये कह रहे हैं हौद में घोल हिलाने वाला। ये यहाँ खड़ा नील मजदूर हौद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पेंडल लिए खड़ा है। ये जो इन मजदूरों को 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़ा रहना पड़ता था। और ये क्या करते थे, वाट का मतलब होता है किड़वन अथवा संग्रहालय पत्र। यहाँ पर ये दूसरा है कि यहाँ पे कह रहा है बिक्री के लिए नील तैयार है। यहाँ आप देखोगे कि यहाँ उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं कि दबाकर साँचे में डाल दी गई नील को लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मोहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। तो पीछे मतलब ये मजदूर, है ना। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको नील का।
अब नील विद्रोह के बाद देखो, नील की वजह से ही हमारे किसानों ने जो है विद्रोह करा था, और उसके बाद गांधी जी भी गए थे नील की जो है पैदावार को रोकने के लिए बंगाल में, है ना, तो बिहार में। और फिर उसके बाद आप देखोगे कि नील का जो है विद्रोह कैसे हुआ था। आप देखो, कह रहा है मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती के लिए इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह, रैयतों ने बंगाल के मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद कूद पड़ी। बंगाल मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूलने के लिए आने वाले गुमाश्ता एजेंटा की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि वे ना तो नील की खेती के लिए कर्ज लेंगे और ना ही बगान मालिकों के लठीदारों गुंडों से डरेंगे, है ना। तो नील के जो किसान थे वो चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इससे उन्हें इसमें कोई शक नहीं था कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। लेकिन जो लोग दबे होते थे वे हमेशा बगावत नहीं करते थे, ऐसा कभी कभी ही होता था। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थायी जमींदारों और मुखिया का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे जो है जिन समुदाय से मुखियाओं से अनुबंधन पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों को साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को भगवान के लिए उकसाते थे। खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही है और बगान जो मालिक हैं वो जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेज सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी कि जब नील की खेती वाले जिले में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों के में इलाके का दौरा किया। तो रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया कि जिससे उन्होंने कहा कि रैयतों का नील के अनुबंधन बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों ने यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने का हुक्म दे दिया। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिले की ओर चल पड़े। उन्हें रैयतों की दुर्दशा, बंगाल मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील विद्रोह व्यवस्था के बारे में लिखा कि इस बगावत से परेशान सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया। इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया और जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील के खेती रैयती के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने जो है रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधन को पूरा करें, लेकिन आगे से वो चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बगानों में जो मालिक थे, बगानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बगान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। कृत्रिम माने जो मानव ने खुद बनाए, केमिकल वगैरह से यूज़ करके बनाने लगे। इससे उनका व्यवसाय भी पूरी तरह प्रभावित हुआ, फिर भी वे उत्पादक फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो बिहार के किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील के किसानों की दुर्दशा को देखने को न्योता दिया। मैं अभी बता रही थी ऊपर, 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बगान मालिकों को खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई, है ना। तो यहाँ पर चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई।
अभी मैं ये इसको अभी पढ़ूंगी, पहले ऊपर कुछ रह गया मैं देख लेती हूँ। यस, ये रहा। कह रहा है नील जो है गांव का एक गीत। संघर्ष के क्षणों में एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने और सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिए अक्सर गीत गाए जाते थे, है ना। इस तरह के गीतों से उनकी भावनाओं का पता चलता था। और नील विद्रोह के दौरान बंगाल के निचले इलाकों में ऐसे बहुत सारे जो है गीत सुनाई देते थे। इनमें से एक गीत इस प्रकार है कि मौला हाथी के बागान मालिकों की लंबी लंबी लठियां दूर इकट्ठी पड़ी हैं। कोलकाता के बाबू इस बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नावों के जरिए पहुंच चुके हैं। इस बार तो सभी रेत तैयार हैं, वे चुपचाप मार नहीं सहेंगे। अब वे बिना लठियालों का मुकाबला किए अपनी जान नहीं गंवाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे हिम्मत बनाते थे। कह रहे भीख भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। ये एक किसान का उसकी तरफ से वर्ड है कि चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों से बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवाल के जवाब इस तरह दिए। डब्ल्यू एस स्टन कार नील आयोग के अध्यक्ष, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला ने कहा, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्त मुझे संतुष्ट कर सकती है। श्री साले ने कहा कि क्या तुम ₹1 प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? हाजी मुल्ला ने कहा, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊँगा। तो ये रिपोर्ट हमें बताती है। अब कल्पना का सवाल है कि आप नील आयोग के सामने गवाही दे रहे हैं। आई एम सो सॉरी कि WC स्टन कार आपसे पूछते हैं कि रेत किस सूरत में नील की खेती कर सकते हैं। आपका जवाब क्या होगा? अब आते हैं अपने यंत्र पर। विश्व की बात होती है कि वेस्ट इंडीज़ में नील उत्पादन, देखो पूरी दुनिया में कहीं और भी नील की खेती हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जो बैप्टिस्ट लबात ने कैरिबियाई द्वीप के दौरा किया और इन इलाकों के बारे में विस्तार से लिखा। ये तस्वीर लबात की एक पुस्तक से ली गई है। इस तस्वीर में यह यहाँ की फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है। बाएं सिरे पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधे को स्टेलर वॉट में डाल रहे हैं और एक और मजदूर एक मशीन चरखी से घोल को घुमा रहा है। बाएं ओर से दूसरा जो दूसरे मजदूर की लुगदी को बोरे में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहा है। आप अगले हिस्से में 2 मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचे में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं। तस्वीर के बीचों बीच बागान मालिक ऊंची जगह पर खड़े होकर सारे गुलामों पर जो है नज़र रख रहा है। तो आप ये देख सकते हो, है ना। कह रहा है कैरिबियन द्वीप स्थित समूह बागानों में नील का उत्पादन। तो किस तरीके से ये लोग करते थे, ठीक है। तो अब ये अपने क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आई हो। और देखिए बड़ी क्लास है तो जिस तरीके से बड़ी क्लास है उस तरीके से वीडियो का टाइम भी ज़्यादा हो जाता है। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे, ओके। तो ये चैप्टर आपको पूरी तरीके से समझा दिया है मैंने। और सारे डाउट्स अगर हो तो कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, बेझिझक पूछिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, भारत का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।